Hey everyone, let's start discussing about today's lead code bi-weekly contest 1 to 4. तो ओवरऑल जो डिफ़िकल्टी थी आज के कॉन्टेस्ट की वो पर्सनली मेरे को ईजियर साइड पे लगी थोड़ी। तो जो इसकी फ़र्स्ट प्रॉब्लम थी वो जैसे स्टैंडर्ड होती है यूजुअल वैसी थी। सेकंड प्रॉब्लम मैंने थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन हैवी कर दी थी आई गेस, अदरवाइज़ मतलब मेरी साइड से थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन हैवी थी एज़ कम्पेयर टू अदर लीड कोड्स भी। और जो सी प्रॉब्लम थी वो स्टैंडर्ड ही भी प्रॉब्लम थी और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं पहले सॉल्व इवन कर रखी हो, ऐसा लग रहा था। और जो डी प्रॉब्लम थी वो आज डी प्रॉब्लम थोड़ी ईजियर साइड पे थी। शायद या तो मेरे को जल्दी हिट हो गई या आई डोंट नो क्या हुआ था, लेकिन मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा ईजियर साइड पे लगी थी। तो करते हैं स्टार्ट डिस्कशन इसके बारे में। जो हाँ एक चीज़ और, जो थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम थी दोनों डीपी पे थी, आज दोनों डीपी पे थी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम चल रहा है ना ये, हाँ। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो एक बार पढ़ लो तुम, फिर मैं बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये गिवन ही इसमें बताया आज क्या हुआ था कि लाइक मैं जब कर रहा था प्रॉब्लम सॉल्व तो मैंने देखा कि थर्ड प्रॉब्लम इसका सेकंड पार्ट है, तो मैंने उसको सॉल्व किया, उसका डायरेक्ट सबमिशन इसमें सबमिट कर दिया। तो उस चक्कर में मेरी एक पेनल्टी लग गई। बट फर्स्ट वाला क्वेश्चन और थर्ड वाला क्वेश्चन अलग है, सेम नहीं है वो, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास एक एरे गिवन है, ठीक है, एक एरे गिवन है। अब तुम्हें क्या करना है, जैसे समझ लो कि तुम्हारी कोई भी एरे 3 2 1 4 5, तो शुरू के दो एलिमेंट का कोई सम होगा, ठीक है। जैसे 3 + 2 यहाँ पे कितना है 5, तो तुम शुरू के दो एलिमेंट को रिमूव करो, ठीक है, और अपने आंसर में 1 प्लस कर दो, ठीक है, अपने आंसर में 1 प्लस कर दो। ऐसे ही तुम दूसरे मतलब एक पेयर तुमने रिमूव किया, फिर तुम अगले पे जाओ, अगले दो एलिमेंट्स को देखो, अगर उनका जो सम है ना वो शुरू के पेयर वाले के बराबर होगा तो तुम्हें अपना आंसर इंक्रीज़ करना है और इस वाले पेयर को भी रिमूव करना है। सिमिलरली फिर तुम यहाँ पे और यहाँ पे मूव करोगे और आगे बढ़ते जाओगे और तुम्हें बताना है फाइनली कि तुम्हारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसको मतलब ओवरऑल मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि हमें एक एरे गिवन है A1 A2 A3 A4 A5 A6 अप टू AN। तुम्हें ये दो दो पेयर करके रिमूव करना है और कब तक तुम कर सकते हो, जब तक इन सारे दो दो का जो पेयर का सम है ना वो क्या हो, बराबर। जब तक ये बराबर है तब तक तुम कर सकते हो, अगर जब ये बराबर होना छूट जाएगा तब तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हें वहाँ पे स्टॉप कर जाना है। तो तुम्हें बताना है कि तुम कितने मैक्सिमम ऑपरेशंस कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि भाई मैं पहले क्या करूँगा कि पहले दो का सम देख लूँगा और मैं आगे चलता जाऊँगा, आगे दो दो को पकड़ता जाऊँगा और मैं चेक करता जाऊँगा क्या इनका सम पहले दो के बराबर है। जब तक ऐसा होते जाता है तब तक मैं इसको रिमूव करते जाऊँगा, जैसे ही ऐसा नहीं होने लगेगा तो मैं स्टॉप कर जाऊँगा, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 3 2 1 4 5, तो पहले दो और ये दो, इन दोनों का सम जो है बराबर है इन दो पेयर का, इसके आगे नहीं कर सकता मैं, तो इसका 5 और ये भी 5, तो कितने पेयर रिमूव किए, 2। 3 2 6 1 4 3 2 5 6 1 7 नहीं कर सकते हम, ठीक है, रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि पेयर्स का सम इक्वल होना चाहिए। तो आंसर कितना होगा 1। तो बस इसमें सिंपल लूप वाली कंडीशन लगाओ और चलते जाओ। मैं दिखा देता हूँ इसका कोड डायरेक्ट। तो ये जैसा देख सकते हो कि पहले इनिशियली आंसर मैंने 1 ले लिया और मैं पहले पेयर का तो मतलब ऑब्वियसली मतलब पहले पेयर का पहले पेयर से इक्वल होगा, तो मैं सेकंड पेयर पे गया डायरेक्ट। तो 0 और 1 इंडेक्स मैंने छोड़ दिए और मैं 2 इंडेक्स से गया और मैंने कंडीशन लगा ली कि 2 मतलब उसकी एक आगे एक आई पे अगर हो तो तुम i+1 इंडेक्स भी एग्जिस्ट करता हो, तो बस ये वाली चीज़ लगा दी 5+1 इज लेस देन a डॉट साइज, और आई हर बार 2 2 से बढ़ते जाओ तुम। और चेक कर लिया कि अगर ai और ai+1 अगर वो इनिशियल मतलब हर एक पेयर, अब ऐसे सोचो ये लूप किस तरीके से चलेगा, 0 1 हो गया हमारा, फिर 2 3 होगा, फिर 4 5 होगा, फिर 6 7 होगा, मतलब ये मैं इंडेक्सेस की आई की बात कर रहा हूँ। और सोचो यहाँ पे 8 होगा, तो क्या ये 8 वाले पे जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन जो है ना ट्रू नहीं होगी उस वाले पॉइंट पे, है ना, i+1 इज़ नॉट लेस देन a डॉट साइज हो जाएगा। और मेरे को 8 वाला कंसीडर भी नहीं करना, क्यों, वो अकेला पेयर है, राइट।
मतलब अकेला पेयर नहीं, अकेला एलिमेंट है, उसका पेयर नहीं बन पा रहा। तो बस यहाँ से मैं चलता गया, 2 3 का सम देखा, अगर इनिशियल के बराबर है तो आंसर को सम कर दिया, फिर 4 5 पे गया, फिर मैंने चेक किया अगर उसका इनिशियल के बराबर है तो आंसर प्लस प्लस एंड सो ऑन। तो बस ऐसे चलते हो, और अगर तुम किसी पॉइंट पे नहीं कर पा रहे तो ब्रेक कर जाओ, ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। अप्लाई ऑपरेशंस टू मेक स्ट्रिंग एम्प्टी। तो देख लो एक बार ये वाली प्रॉब्लम तुम, फिर मैं समझाता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास क्या था, एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, एक स्ट्रिंग गिवन है मैं सिंपल, और तुम्हें क्या करते जाना है कि स्ट्रिंग में जैसे ही तुम्हें किसी भी कैरेक्टर की 2 अकरेंस दिखे, मतलब किसी नहीं सॉरी 2 नहीं, किसी भी कैरेक्टर की अकरेंस दिखे तो उसकी फर्स्ट अकरेंस को रिमूव कर दो। जैसे कि मैं बताता हूँ, A B C B C A। अब यहाँ पे हमारे कैरेक्टर्स कौन से हैं, A B C, ओवरऑल A B C कैरेक्टर है ना। मेरे को A की फर्स्ट अकरेंस दिखी, मैंने इसको रिमूव कर दिया, B की दिखी मैंने रिमूव कर दिया, मेरे को C की दिखी मैंने रिमूव कर दिया। तो मेरी रिजल्टेंट स्ट्रिंग बची A B B C A। ये वाला ऑपरेशन फिर लगाओ, ये काम तुम्हें करते रहना है। तुम्हारे A B C कैरेक्टर्स अभी बचे हुए हैं, A की हटाओ, B की हटाओ, सॉरी A की हटाओ, B की, ये वाला B नहीं होगा, हमारा B जो होगा ये वाला हटाओ, क्योंकि B की पहली अकरेंसी है और C की पहली अकरेंसी है, इनको हटाओ, तो क्या बची BA। अब ये जो है ना, ये तुम्हारी लास्ट स्टेप है, क्योंकि अगर तुम इसके आगे रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग जो है एम्प्टी हो जाएगी। तो एट द एंड तुम्हारी स्ट्रिंग क्या होनी है, एम्प्टी होनी है। लेकिन तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें बताना है कि एम्प्टी होने से जस्ट पहली वाली स्टेज पे मेरी स्ट्रिंग क्या होगी। तो इस वाले केस में क्या है, BA, ठीक है। और ABCD का एग्जाम्पल लेते हैं। ABCD में क्या होगे, कैरेक्टर्स हैं ABCD, पहली स्टेज के बाद ही स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाएगी। तो हमें रिटर्न क्या करना है, सीधा ABCD बस, ठीक है। तो मैंने क्या किया इस वाली प्रॉब्लम में, मैंने देखा कि पहले तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस नहीं, कितनी टर्न्स में स्ट्रिंग जो है ना एम्प्टी हो जाएगी। अगर सोचो 5 टर्न्स में हो रही है तो मैं 4 टर्न के बाद वाली स्टेज में सीधा प्रिंट करा दूंगा। मेरे को पता है 5वीं स्टेज में पूरी की पूरी स्ट्रिंग एम्प्टी होने वाली है। जैसे कि इस वाली स्ट्रिंग में देखो, अगर तुम A की फ्रिक्वेंसी कितनी है 2, B की कितनी है 3, लिख लेते हैं, ठीक है। A की फ्रिक्वेंसी है 2, B की है 3, C की कितनी है हमारी 1, A की 2 नहीं, A की 3 है, सॉरी A की 3 है और C की 2 है, ठीक है। ये हमारी फ्रिक्वेंसीज हैं, A की 3, B की 3, C की 2। तो जब पहला ऑपरेशन पर पहला जो तुम्हारा टर्न होगी उसमें A की फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि एक A रिमूव हो गया होगा फर्स्ट वाला, और ऐसी B की कितनी हो गई होगी 2, C की कितनी हो गई 1। दूसरी जब स्टेज आई होगी तब उसमें A की हो गई होगी 1, B की हो गई होगी 1, C की हो गई होगी 0, क्योंकि A के कम होते जा रहे हैं। फिर A की हो गई होगी 0, B की हो गई होगी 0, C की हो गई होगी 0। तो टोटल कितनी स्टेजेस लगी इसको पूरा 0 होने में, पूरी की पूरी स्ट्रिंग एम्प्टी होने में 3, और जो कि ऑब्वियसली बराबर होगा, अगर जैसे तुम ये वाला एग्जांपल लो, A B B C C C C C, तो A की कितनी है 4, B की कितनी है 2, C की कितनी है 5। तो ये पूरी स्ट्रिंग खुद बताओ ये कितनी देर में पूरी एम्प्टी हो जाएगी, 5 राउंड्स में। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले 5 की 4, पहले 5 से 4 पे जाएगा, 4 से 3 पे, 3 से 2, 2 से 1, और उसके बाद ख़त्म, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अगर ये 5 टर्न्स में ओवरऑल ये 0 पे आ जाता है ना, तो हमें चौथी टर्न के बाद वाली स्टेज को प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं सिंपली फाइंड करूँगा कि ये कितने राउंड्स में ओवर हो जाएगा, कितनी स्टेजेस में। तो उसका सिंपल आंसर होगा कि जितनी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसीज है ना, मतलब जिस भी कैरेक्टर की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आएगी मेरी, उतनी राउंड्स में ये पूरी स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर 5 है तो 5 में, 2 है तो 2 में है, 4 है तो 4 में। तो ये मेरे को पता लगा। इसके बाद अगर मेरे को ये बताना है कि 4 मतलब अगर मेरे सोचो कि 5 पूरे के पूरे 5 टर्न्स में 0 हो रही है, तो मैं 4 के बाद निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, तो कुछ भी नहीं करना मेरे को, कि जिसकी भी फ्रिक्वेंसी सोचो
अगर एक ही फ्रिक्वेंसी, अगर मेरे को फाइंड करना है 4 के बाद, तो एक ही फ्रिक्वेंसी पे आया मैं, तो मैंने देखा कि ए तो पूरा ख़त्म हो गया होगा तब तक, तो मेरे बचे कौन से होंगे? अगर सोचो यहाँ पे डी होता, डी की फ्रिक्वेंसी भी 5 होती, तो केवल मेरे सी और डी बचते, क्योंकि 4 टर्न्स में ए और बी ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के बराबर नहीं है। तो एंड में अगर सोचो ए की आई 3, बी की आई 5, सी की आई 8, डी की आई 4, तो एंड में केवल सी बचेगा। ठीक है, अगर डी की ए 8 होती तो सी और डी बचते। क्योंकि मेरे को 7 टर्न्स चलानी पड़ेगी और साथ में ये दोनों ख़त्म हो गए होंगे। तो बस तुम्हें ये निकालना है कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किस कैरेक्टर की है, और जिन सब की भी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है उनके हमें कौन से कैरेक्टर बचाने हैं, उनके हमें मतलब केवल उनका हमें क्या छोड़ना है, उनका केवल एक लास्ट कैरेक्टर छोड़ना है। उनका केवल क्या छोड़ना है? लास्ट कैरेक्टर, बस। तो इसका मैं कोड दिखा देता हूँ तुम्हें। ये अब मेरे को पता लग गया है कि मैंने थोड़ा गंदा किया है ये कोड, लेकिन ठीक है। तो हाँ रुको, दिखाने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। तो हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स हैं मेरे को बताना है कि जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, केवल वही वाले रहेंगे, और जिनकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है उनकी भी क्या रहेगी? केवल और केवल लास्ट अकरेंस, राइट। तो बस ये इसका कोड दिखा देते हैं। आ जाओ। ओके, तो मैंने सिंपल क्या किया है यहाँ पे कि हर एक की मैंने इंडेक्सेस निकाल लिए। वैसे ये मैंने बहुत फालतू किया है, बहुत फर्जी सॉल्यूशन लिख दिया जल्दबाजी में। अभी टाइम कितना हुआ है? अगर कॉन्टेस्ट ओवर नहीं हुआ होगा तो मैं दोबारा सबमिट करूँगा। नहीं, टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको तुम ईजियर वे में समझना, मतलब मेरे को पता है मैंने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है ये। चलो इसको हम थोड़ा सा मैं खुद ही ईजी करके दिखा देता हूँ। सबमिट नहीं करूँगा मैं, लेकिन अपन रन कोड कर लेंगे, ठीक है। तो हाँ, हम क्या कर सकते हैं कि हमको वो वाले कैरेक्टर रखने हैं केवल और केवल स्ट्रिंग में जिनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम हो, राइट। तो कैर और इंट ले लो। और तुम क्या कर सकते हो कि ये वाला इन सब की जो है फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो। इन सब की फ्रिक्वेंसी निकालने के बाद, मैं अपना कोड नहीं समझा रहा, वो बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है मेरे को लग रहा है मैंने। तो उसके बाद इससे हमारी क्या है कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी निकल जाएगी किसी भी टाइम पे। एम ऑफ यहाँ पे लिख देते हैं AI -A, ठीक है। इससे हमारी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी पता लग गई। हमें हर एक कैरेक्टर पे जाना है और हमें वो वाले कैरेक्टर्स रखने हैं जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया। फिर अपन क्या कर सकते हैं कि हमारे पास MA आ गया, और हमें कौन सी मतलब जिसकी भी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है उसकी कौन सी अकरेंस रखनी है हमें? केवल लास्ट, ठीक है। तो उल्टा चलते हैं ना, ये क्या कर रहा हूँ मैं? I is greater than equals to 0, I -, ठीक है, और यहाँ पे -1। तो अगर M ऑफ AI की जो फ्रिक्वेंसी है वो अगर MA के बराबर है, तो स्ट्रिंग ले लेते हैं फाइनल जो मेरी आएगी P। तो अगर ऐसा है तो P डॉट पुश बैक कर दूंगा मैं AI को, और ठीक है, P डॉट पुश बैक, गिव मी अ मोमेंट को आया। ओके, तो अगर ऐसा है तो मैं P में पुश कर दूंगा AI को, और ये वाली चीज़ जो है ना बार बार ना हो, मतलब इसकी अगर फ्रिक्वेंसी सोचो मैक्सिमम है, लेकिन मैं बार बार थोड़ी ना उठाते जाऊंगा उसको। तो विज बना देते हैं, जो कि अपन ले लेते हैं 26 साइज की।
तो साथ ही साथ में हम चेक करेंगे एंड विज ऑफ ये चीज़ विजिटेड ऑलरेडी ना हुई हो, ठीक है, डबल इक्वल्स टू 0 पी डॉट और विज ऑफ AI माइनस A इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये चीज़ हमारी हो गई होगी ठीक। और हमको अब क्या करना है कि लेकिन उल्टे अगर हम मतलब देखो अब इसमें पता है क्या हुआ होगा कि ये सारी चीज़ें आ गई होंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई होंगी, लास्ट अक्रेंस ही आई होगी क्योंकि हम उल्टे से चल रहे हैं तो हमें लास्ट अक्रेंस उठानी थी, लेकिन ये रिवर्ट ऑर्डर में आई होगी। लाइक अगर ABCD है तो DBC है, इस तरीके से ऑर्डर आ गया होगा क्योंकि मैं उल्टे में चल रहा हूँ। तो बस एंड में रिवर्स कर दो स्ट्रिंग को, रिवर्स P डॉट बिगिन से लेकर P डॉट एंड, और बस ये वाली चीज़ रिटर्न भी सबमिट नहीं कर देना है इसको, ठीक है, BAABCD। तुम ये देख सकते हो कोड, वो वाला कोड ज़्यादा मैंने घटिया कर दिया था, ठीक है। समझा देता हूँ इस कोड को एक बार कि कैरेक्टर और इंट हमने एक मैप बनाया, हमने सबकी फ्रिक्वेंसी काउंट करी, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाले थे उनकी मैंने अभी बताया कि लास्ट अक्रेंस रहेगी केवल और केवल, क्योंकि एक ही बचा होगा उनका कैरेक्टर लास्ट तक आते आते। तो बस मैंने एक चीज़ चेक करी कि जिनकी भी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है, और वो अब तक मतलब ऐसे सोचो कि A है, A 5 बार है, लेकिन मेरे को 5वां A उठाना है, उसके बाद जो है ना मेरे को वो सब नहीं उठाने, चौथा तीसरा, तो उस वजह से मेरे को विजिटेड एरे भी बनानी पड़ी है। तो मैंने विजिटेड मार्क कर दिया उसको, एक नई एरे में आंसर में पुश बैक कर दिया, P ले ली मैंने यहाँ पे, और उसको विजिटेड मार्क कर दिया कि मैं दोबारा ना आ पाऊँ उस पर, राइट। और फिर एंड में मेरा आंसर उल्टे ऑर्डर में आया होगा तो बस उसको रिवर्स कर दिया, दैट्स इट। तो नाउ लेट्स मूव टू द C प्रॉब्लम। तो जो ये C प्रॉब्लम थी ये बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड DP प्रॉब्लम थी। तो एक बार तुम देख लो फिर मैं समझाता हूँ इसे। तो हमारे पास क्या है, एक एरे गिवन है, ठीक है, हमारे पास एक एरे गिवन है, और तुम्हें क्या करना है कि जो पहला क्वेश्चन था ये उसी तरीके का है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। जो तुम आगे से उठा सकते थे पेयर्स, अब तुम आगे से उठा सकते हो, पीछे से उठा सकते हो, और एक पहला और एक आखिरी इस तरीके से भी उठा सकते हो। तो मतलब कि अगर मेरे पास A1 A2 A3 A4 ये सब है, ठीक है, अप टू AN, तो मैं क्या, मेरे पास 3 तरीके के ऑपरेशन है। अब जैसे फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में मैं केवल A1 A2 उठा सकता था, और मेरे को कितने पेयर्स उठाने हैं, मेरे को मैक्सिमम करने थे जितने मैं पेयर्स उठा सकता हूँ, और सबका सम इक्वल होना चाहिए। लेकिन अब तुम्हारा है ना, केवल तुम शुरू से पेयर नहीं, तुम आखिरी के AN-1 AN को भी उठा लो, वो भी एक पेयर की तरह कंसिडर हो सकता है। A1 और AN को भी उठा लो, वो भी एक पेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू के 2 एलिमेंट, आखिरी के 2 एलिमेंट, पहला एक एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट, इस तरीके से भी उठा सकते हो, ठीक है। एक एलिमेंट शुरू का, एक एलिमेंट एंड का, शुरू के 2 आखिरी के 2, और तब तक तुम्हें उठाते जाने हैं जब तक तुम्हारा जो सम है वो इक्वल ना होते जाए। जब तक तुम्हारा सम इक्वल होता है तुम उठाते जाओ, जिस मोमेंट पे इक्वल नहीं होना वो तुम्हें ब्रेक करना है, और तुम्हें फाइनल नंबर ऑफ ऑपरेशन मैक्सिमाइज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 2 1 2 3 4 मैंने उठाया शुरू के 2, भाई 3 2 5, फिर मैंने क्या उठाया, अगर मैं ये 5 उठाऊँ तो उसके बाद क्या स्टेज होगी, लीड द फर्स्ट 2 एलिमेंट 1 2 3 4, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद क्या है कि मेरे जो एरे बचे 1 2 3 4, फिर मैंने 1 और 5 उठा लिया, पहला एक आखिरी एक, फिर 2 3 बचा, तो ये दूसरा एलिमेंट मतलब दूसरा पेयर, फिर 2 3 पे उठा दिया, सिंपल, आगे से या पीछे से या पहले 2 सब सेम ही है इसमें, तो उसका हो गया 1। तो टोटल 3 ऑपरेशंस हमें ये बताने हैं ना। 3 2 6 1 4 का देखो, 3 2 6 1 4, पहले प्रॉब्लम समझ लो, सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। 3 और 2 का हो गया तुम्हारा 5, फिर 4 1 का पहले तुमने ये दोनों हटाए, फिर आखिरी के 2 हटाए, तो टोटल तुम्हारा कितना आ जाएगा सम, मतलब कितने 5 के कितने पेयर होंगे 2। इसके अलावा और भी कुछ चूज़ करते, 3 2 6 1 4 में से सोचो तुम आखिरी के 2, तो वो वाला सेम ही केस हो जाता क्योंकि पहले 2 और आखिरी 2 का सेम अगर सम है। तो अगर तुम ये उठाते 3 और 4 तो ये कितना है 7, फिर तुम्हारी बचती 2 6 1, तो आखिरी के 2 7, तो इसमें भी कितने आते 2, तो 2 मैक्सिमम आंसर है, ठीक है। तो ये है स्टैंडर्ड डीपी प्रॉब्लम। क्या ये स्टैंडर्ड डीपी प्रॉब्लम,
तुम अपना एक इंडेक्स रखो A1 A2 A3 अप टू AN। तुम्हारे सम कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब कि एट द एंड सब पेयर्स का सम क्या क्या हो सकता है। या तो तुम शुरू के ए उठाओगे, मतलब 2 उठाओगे, तो A1 A2 का जो सम है ना वही सारे पेयर्स का सम होगा। या तो तुम आखिरी के 2 उठाओगे। अगर मैं वन बेस्ड इंडेक्सिंग बता रहा हूँ अभी मैं, तो AN-1 AN का जो सम है ना, तुम सारे के सारे पेयर्स वो उठाओगे जिसका सम ये हो AN-1 प्लस AN, या फिर A1 प्लस A2, या फिर A1 प्लस AN। यही 3 कंडीशन हो सकती हैं। इसके अलावा चौथी कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है, जिसमें सब पेयर्स का सम या तो इसके बराबर हो, इसके बराबर हो, या इसके बराबर हो। ठीक है, और कोई तरीका ही नहीं है उठाने का, क्योंकि जो तुम पहला उठा लोगे जिस तरीके से, तुम्हें सारे के सारे बाकी जितने भी पेयर्स हैं ना वो उसी वे में उठाने पड़ेंगे, राइट। तो ये पता चला कि भाई मेरे सारे पेयर्स का या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। तो 3 केसेस बना लो कि तुम्हारा सम या तो ये होगा, या ये होगा, और ये होगा। और इन तीनों केसेस में अपना आंसर मैक्सिमाइज करो कि अगर ये सम हो तो ऐसे कितने पेयर्स मैं उठा सकता हूँ जिनका सम ये हो। उसका आंसर 1 आया, सोचो। इसका आंसर 2 आया कि कितने पेयर ऐसे उठा सकता हूँ जिनका ये आया सम, और ये आंसर 3 आया। इन सब में से मैक्सिमाइज कर दो जो भी वैल्यू है, बस। ठीक है, तो अब इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, इसके लिए तुम सिंपल डीपी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम खुद सोचो, तुम 0 1 2 3 अप टू N-1 है। तुम क्या कर सकते हो, पहले तो मैं तुम्हें डीपी की है ना थोड़ी सी हिंट बताता हूँ कि डीपी किस तरीके की प्रॉब्लम्स में ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसको तुम 2 तरीके से देख सकते हो। मतलब ये बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ लोग बोल सकते हैं कि हम कंस्ट्रेंट्स को देख के कैसे बोल सकते हैं कि डीपी है, लेकिन जब तुम्हारे कंस्ट्रेंट्स हो ना, स्पेलिंग गलत लिख दिया, ट्रेंट, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स। तो तुम कंस्ट्रेंट्स को देख के भी बता सकते हो, साथ में जब भी तुम्हारे पास चॉइसेस हो। भाई मेरे पास चॉइस है, जब भी मेरे पास चॉइस हो ना तब भी मैं डीपी सोच सकता हूँ। और इसके कंस्ट्रेंट्स जो थे वो N² तक पहुँचा रहे थे उसे। तो छोटे कंस्ट्रेंट्स में है ना यूजुअली डीपी लग जाता है, क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर छोटे कंस्ट्रेंट्स नहीं होगे, अगर 10⁻6 तक ही कंस्ट्रेंट होता तो डीपी की स्टेट में मैं केवल एक स्टेट वाला बना सकता था, या तो मल्टीपल स्टेट वाले भी हो सकते थे वो, लेकिन उसके जो बाकी स्टेट्स हैं वो बहुत छोटी छोटी होती, लाइक 2 की 3 की। 2 की 3 की का मतलब उनकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 जा सकती होती, 0 से 5 जा सकती होती, कुछ भी जा सकती होती। लेकिन एक आई वाली स्टेट होती, मतलब इंडेक्स वाली, और तुम्हारी एक थोड़ी सी कम वाली स्टेट होती। तो यूजुअली मतलब ओवरऑल छोटे कंस्ट्रेंट्स को देख के तुम आइडिया लगा सकते हो कि N² है तो भाई 2 स्टेट्स आराम से घुस सकती हैं इसमें, आई और जे जैसे सोचो इस तरीके से तुम। तो चॉइसेस में एक तो चॉइस हो गया और एक कंस्ट्रेंट्स हो गया, इन दोनों को देख के डीपी तुम सोच सकते हो। ठीक है, और जैसा कि 0 से, तो तुम्हारे पास 3 चॉइसेस है ना, तो तुम सोचो कि तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, 0 1 2 3, तुम्हारा आई यहाँ पे है, तुम्हारा जे यहाँ पे है, एक इंडेक्स आई यहाँ पे, जे यहाँ पे। तो हो सकता है मैं 0 और 0 1 को उठा लूँ, ठीक है, और मैं अपने आई को I+2, अगर ये मेरी स्टेट्स हैं डीपी की। सोचो मैं फंक्शन है, डीपी का फंक्शन है, एक फंक्शन बना दिया मैंने फंक्शन, उसमें मैंने 2 पैरामीटर इंट आई और इंट जे, जो कि मैंने इंडेसेस पास कर रखे हैं। ठीक है, तो आई स्टार्टिंग वाला है, जे आखिरी वाला है। ठीक है, तो जब मेरा इनिशियली में आई होगा 0 पे, जे होगा मेरा N-1 पे, मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई सम वन वाले केस को, सम 1 वाला मतलब A0 + A1। अब मैं 0 बेस इंडेक्सिंग पे आ रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना उस पर। तो अगर या तो हो सकता है कि मैं शुरू वाले एलिमेंट उठा लूँ, इसका मतलब क्या है कि अगर AI और AI+1 मेरे सम 1 के बराबर हैं, तो मेरे पास चॉइस है कि मैं यहाँ से उठा लूँ और अपने आई को I+2 पे पहुँचा दूँ और अपने आंसर में 1 ऐड कर दूँ। या तो मैं, अगर मेरा AN-1 AN+2 सम 1 के बराबर है, तो मैं अपने आई को आई पे ही रहने दूँ और जे को J-2, क्योंकि लास्ट के 2 उठा लूँ। ठीक है, AN-1 AN-2 नहीं, AJ-1 और AJ-2
गलत बोल दिया मैंने। अगर ए जे और ए जे माइनस वन अगर जो वो है वो सम वन के बराबर है तो हो सकता है कि मैं जे को दो पीछे ले आऊँ, ठीक है। या तो मेरा ए आई प्लस ए जे सम वन के बराबर है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने आंसर में वन ऐड करूँ और आई प्लस वन कर दूँ और जे माइनस वन कर दूँ, स्टेट्स इस तरीके से चेंज करूँ। तो अगर मैं स्टेट्स इन तरीके से चेंज करता हूँ अपनी, तो सारे केसेस कवर होंगे कि नहीं होंगे? तो इससे सारे केसेस कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ में मेरा आंसर जो है वो मैक्सिमाइज मैथ सम वन सम टू सम थ्री इन तीनों के लिए ये वाला केस लगाऊंगा और अपना आंसर मैक्सिमाइज करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। एक बार मैं दिखा दूँ तो मैं कोड से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये है तुम्हारा कोड, एन स्क्वायर हम लगा सकते हैं इसमें। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया कि मतलब ये मैंने डीपी सबसे पहले तो 2D डीपी बनाई मैंने सिंपल, और उसको बस मैं यहाँ पे मैंने मेम सेट नहीं लगाया। बहुत से लोग बोलेंगे कि मेम सेट क्यों नहीं लगाया, उसमें इस चक्कर में नहीं लगाया मेम सेट, क्योंकि मेम सेट लगाने में कई बार टीएलई आ जाती है, वो उस तरीके से केसेस इनके टेस्ट केसेस डिफाइंड रहते हैं। तो मैं मेम केस इस चक्कर में नहीं लगाया मेम सेट। तो हाँ, तो इसके बाद मैंने क्या किया कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे मैंने वो ऑफ एन स्क्वायर में बस डीपी की स्टेट को -1 से इनिशियलाइज कर दिया। 3 केसेस लेने हैं हमको। सम पहले मैंने वाला केस ले लिया कि सम A0 A1 के बराबर हो, ये मैंने ग्लोबल वेरिएबल बना दिया था, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल बना दिया। और ये एक नया वेक्टर जो कि मैंने बस इसको नम्स के बराबर रख दिया था। तो पहला केस A0 A1 के बराबर हो, तो हमने उस वाले केस में अपने डीपी से आंसर निकाला, उस फंक्शन का नेम मैंने मेक रख दिया, ठीक है। अब इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। सोचो मेक से जो आंसर आया, फिर मैंने दोबारा डीपी को सबकी स्टेट जो है वो -1 से इनिशियलाइज कर दी, और अब दूसरा केस लिया कि मेरा सम जो है वो पहले और आखिरी एलिमेंट का वो, और मैंने आंसर उस केस में मैक्सिमाइज कर दिया जो मेरा पहले वाले से आया और जो मेरा अब जो फंक्शन से आएगा। फिर मैंने दोबारा इनिशियलाइज -1 से कर दिया और आखिरी 2 के बराबर रखा सम, और उससे मैंने डीपी से आंसर निकाला और तीनों से जो आया वो रिटर्न कर दिया मैक्सिमम। अब ये फंक्शन को देख लेते हैं, इंट आई इंट जे। तो अगर j माइनस आई इज लेस देन इक्वल्स टू 0 है, अगर ये सोचो इक्वल है या तो j और i से पीछे ही आ गया तो रिटर्न कर देना। उस मोमेंट पे तुम चल ही नहीं सकते हो। बेस केस है ना, बेस केस तुम समझ सकते हो कि अगर सोचो दोनों 1 1 पे हैं तो कोई पेयर ही नहीं बन सकता, या फिर एक 0 पे j जो है वो 0 हो गया और i जो है 1 हो गया, तो कैसे होगा पेयर, ठीक है। तो बस वो वाला केस। नहीं तो अगर i दूसरे केस में dp ऑफ i j -1 हो, मतलब ये बेसिकली ये वाला केस ही है जब 0 या फिर मतलब तुम्हारे पास एलिमेंट बचे ही नहीं है, या एक एलिमेंट हो तो तुम्हें रिटर्न कर देना है 0। कोई तरीका ही नहीं है उस वाले केस में उठाने का। तुमने आंसर इज इक्वल टू 0 लिया, तुमने चेक किया कि पहले और आखिरी एलिमेंट का सम के बराबर हो, तो 1 आंसर में ऐड करो अपने, और i को 1 से बढ़ाओ और j को 1 से घटाओ। शुरू के 2 का सम के बराबर हो तो i को 2 से बढ़ा दो, आखिरी के 2 का हो तो 2 से पीछे घटा दो, एंड सो ऑन। और रिटर्न एंड में क्या कर दो, इन तीनों में से जो भी मैक्सिमाइज हो वो डीपी को इनिशियलाइज करो और डीपी की वैल्यू पे रख दो और रिटर्न कर दो वाली डीपी, ठीक है। तो बस यही प्रॉब्लम थी। तो देख सकते हो तुम। फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं ना, फोर्थ कितना ने कर लिया अभी। फोर्थ के सबमिशन कम है, पता नहीं क्यों, मतलब मेरे को थोड़ी ईजियर साइड पे लगी फोर्थ प्रॉब्लम जो है। मैं बताता हूँ एक बार कि क्या है फोर्थ प्रॉब्लम एक्चुअली। एक बार तुम देख लो। तो तुम्हारे पास एक एरे गिवन है, तुम क्या कर सकते हो कि एरे के किसी भी एलिमेंट को है ना 1 से बढ़ा सकते हो या उतना ही रहने दे सकते हो। मैक्स टू मैक्स 1 से बढ़ा सकते हो, घटा नहीं सकते हो ना। तो तुम्हें कुछ एलिमेंट्स एट द एंड सिलेक्ट करने हैं और वो कॉन्जिक्यूटिव हो, और तुम्हें उसकी मैक्सिमम लेंथ बतानी है। अब मैं मतलब ये 2-3 चीज़ें मैंने साथ में बोल दी, इसको मैं बताता हूँ एक बार। तुम्हारी सोचो कि एक एरे 21511, इसमें मैंने बहुत रॉन्ग सबमिशंस कर दिए थे। तो 21511, तो अगर मैं 1 से बढ़ा सकता हूँ ना किसी भी एलिमेंट को मैक्स टू मैक्स, अगर मैं इसको 1 ही रहने दूँ, इस 1 को 2 कर दूँ, इस 2 को 3 कर दूँ, और मैं कुछ एलिमेंट उठाऊँ 1 2 3, ये 3 एलिमेंट उठाए 1 2 3, तो ये कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए।
तो 1 2 3 आपस में क्या है, कॉन्जिक्यूटिव, तो तुम्हें बतानी है मैक्सिमम लेंथ कितनी आ सकती है तुम्हारी। इस वाले केस में कितनी है, 3, ठीक है। तो तुम्हें मैक्सिमम लेंथ बतानी है। 1 4 7 10 किसी को भी कितना ही बढ़ा लो कॉन्जिक्यूटिव, कोई कुछ हो ही नहीं सकता। और 1 2 3 उठाया तुमने और उनको तुम सॉर्ट कर दो, जैसे यहाँ पे ना 1 2 3 उठाया तो 3 1 2 है वो, तो इसको सॉर्ट करोगे 1 2 3, तो ये कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। 1 4 7 10 कुछ भी बढ़ा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आएगा। तो तुम एक चीज़ देखो यहाँ पे कि तुम्हें इसको देख के प्रीफिक्स वाली फीलिंग नहीं आ रही है। मतलब कि अगर इसमें एक ऑपरेशन बढ़ाने के लिए नहीं दिया जाता, सोचो नहीं दिया जाता भाई एक ऑपरेशन बढ़ाने के लिए, तो अगर मेरे पास एलिमेंट कुछ इस तरीके से होते कि 2 1 3 6 7 8, तो सबसे पहले मैं क्या करता कि अगर मैं 1 का आंसर निकाल रहा हूँ ना, कि 1 से प्रीफिक्स सफिक्स, मतलब प्रीफिक्स सफिक्स वाली फीलिंग, नॉट एग्जैक्टली केवल प्रीफिक्स वाली, प्रीफिक्स सफिक्स वाली तुम्हें फीलिंग आई कि नहीं आई इस प्रॉब्लम को देख के। अगर तुम्हें 1 का आंसर निकालना है तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि भाई सोचो ये प्रॉब्लम बिल्कुल अलग होती है, इसमें एक ऑपरेशन वाली बात नहीं होती, तो तुम 1 का आंसर कैसे निकालते? तो तुम 1 का आंसर निकालते कि भाई जो सफिक्स ऑफ या फिर जो डीपी ऑफ 1 की जो आंसर होगा ना, जितनी मैक्सिमम लेंथ 1 से स्टार्ट होके, अच्छा 1 का डीपी ऑफ 1 का एग्जैक्टली क्या मतलब है मैं बता दूँ। डीपी ऑफ 1 का मतलब है केवल और केवल मैं सफिक्स वाली बात कर रहा हूँ कि कितने मैक्सिमम कंटिन्यूस बन सकते हैं अगर मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ तो। जैसे कि 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐसे सोचो, तो 6 वाले से कंटिन्यूस आगे कितने हैं, केवल एक ही है 6, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव मतलब इसकी डीपी है जो है वो 1 है, इसका डीपी का आंसर। और 5 6, तो 5 से स्टार्ट होने वाली मतलब डीपी ऑफ 5 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो कितना है 2, ठीक है, वो 2 है बेसिकली, राइट, वो 2 है। अगर मैं 4 पे खड़ा हुआ हूँ तो 4 5 6, तो 4 से स्टार्ट होने वाले का कितना आंसर है 3, 3 से स्टार्ट होने वाले का 4, मतलब मैं इनके पास डीपी की वैल्यू बता रहा हूँ, 2 वाले का 5, 1 वाले का 6। ये सिंपल केस ले लिया, 1 2 3 4 8 10 ले लो। तो अगर मैं केवल ये बता रहा हूँ अभी ऑपरेशन नहीं कर सकते हम कोई भी, तो 10 का आंसर होता 1, 8 का होता 1, 4 का होता 1, 3 का कितना होगा 2, क्योंकि एक ये और एक ये, और 2 मतलब ये तुम डीपी की वैल्यू है। 2 का आंसर कितना होगा 2 3 4, मतलब अगर मैं 2 से स्टार्ट हो रहा हूँ तो 3 से स्टार्ट हो रहा हूँ, 2 4 पे हो रहा हूँ तो इसका 3 1 पे कितना है 4, तो इन सब में से मैं मैक्सिमम रिटर्न कर देता। तो इसका मतलब क्या है कि डीपी अगर ऑफ ए आई निकालना है मेरे को, डीपी ऑफ ए आई क्या डिनोट कर रहा है कि मेरी अगर मैं ए आई से स्टार्ट हो रहा हूँ तो मेरी मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव लेंथ कितनी हो सकती है, ए आई और ए आई प्लस 1, ए आई प्लस 2 एंड सो ऑन। तो डीपी ऑफ ए आई प्लस 1 कुछ भी नहीं है, वो है 1 प्लस, क्योंकि ए आई वाले को तुमने कंसिडर कर दिया, और डीपी ऑफ ए आई प्लस 1, और तुम्हें एंड में केवल और केवल इसको मैक्सिमाइज करना होता। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट दे दी बस, कि तुम एक से बढ़ा भी सकते हो किसी भी एलिमेंट को, तो कुछ नहीं तो इसमें 2 केसेस ले लो तुम। जैसे कि मैंने लूप लगाया, सोचो ये बिना, सबसे पहले तो मेरे को सॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, सॉर्ट करने की ज़रूरत इस चक्कर में पड़ेगी, अगर मेरी एरे है तो मैं सॉर्ट कर दूंगा उसको, और मेरे को ज़रूरत केवल इस चक्कर में पड़ेगी क्योंकि अगर मैं डीपी ऑफ ए आई निकाल रहा हूँ तो ए आई प्लस 1 कैलकुलेटेड होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं सॉर्ट करूँगा और मैं पीछे से चलना स्टार्ट करूँगा। तो पहले सिंपल वाले वेरिएंट को लेते हैं, जो कि सिंपल मतलब अगर इसका वेरिएशन होता सिंपल वाला तो वेरिएशन 1 पे बात करते हैं। तो मैं i इज इक्वल टू n माइनस 1 से i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 i माइनस माइनस पे चलता फॉर लूप लगा के, और मैं सिंपल निकालता डीपी ऑफ ए आई की जो वैल्यू है वो क्या होगी मेरी मैक्स ऑफ, अभी तक जितनी भी मेरी डीपी ऑफ ए आई की वैल्यू आ चुकी है, मैक्स ऑफ डीपी ऑफ ए आई प्लस 1 प्लस कितनी होती तुम्हारी, क्योंकि तुम इस वाले एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हो, डीपी ऑफ ए आई प्लस 1, डीपी ऑफ ए आई प्लस 1 है कि नहीं, ये तुम्हारा आंसर होता कि नहीं, और तुम एंड में बस हर एक डीपी की वैल्यू चेक करते हो और इसको मैक्सिमाइज कर देते जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही होती। एक ही हो गया। अगर तुम बढ़ाते नहीं हो, सोचो तुम ए आई को 1 से बढ़ाते हो, तो बेसिकली अगर तुम किसी भी वैल्यू को 1 से बढ़ा रहे हो तो तुम्हारे पास अब 2 चॉइसेस हो गई, एक नहीं बची तुम्हारे पास, तुम 2 चॉइसेस हो गई। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ए आई को बढ़ाता नहीं हूँ तो बस मेरा यही वाला केस रहेगा
कि ए आई को ए आई के बराबर रहने दो, 1 प्लस ए आई प्लस मतलब डी पी ऑफ ए आई प्लस 1 निकाल लो, उसका जो आंसर है उसको मैक्सिमाइज कर दो, तो डी पी ऑफ ए आई की वैल्यू निकल पाएगी। अगर मैं ए आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा देता हूँ तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए आई प्लस 1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरी डी पी ऑफ ए आई प्लस 1 भी अपडेट होगी। अब अगर मेरे पास 3 था, मैं डी पी ऑफ 3 निकाल रहा हूँ, लेकिन मेरा 3 जो है ना वो 3 से बढ़ के 4 भी हो सकता है, क्योंकि कॉस्ट प्रॉब्लम में गिवन है। तो डी पी ऑफ ए आई प्लस 1 की भी कोई वैल्यू आ सकती है, वो भी आ सकती है, वो भी अपडेट हो सकता है, ठीक है। तो डी पी ऑफ ए आई प्लस 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, मैक्स ऑफ डी पी ऑफ ए आई प्लस 1 कॉमा 1 प्लस हो सकता है कि फिर तुम्हारे ए आई प्लस 1 के लिए तुम्हें कौन सी की जरूरत है, ए आई प्लस 2 की, डी पी ऑफ ए आई प्लस 2, ये जो वैल्यू आएगी इसको निकाल लो। तो बस डी पी ऑफ ए आई की वैल्यू निकालो, डी पी ऑफ ए आई प्लस 1 की वैल्यू निकालो हर एक इंडेक्स पे जाके, और इसको बस मैक्सिमाइज कर दो। इतनी सी प्रॉब्लम थी है। अब ये चीज़ वर्क क्यों करेगी, तो तुम खुद सोचो ना, मतलब तुम्हारे पास इसका एग्जाम्पल इसको लेते हैं 11125। जब मैं 5 पे हूँ तो डी पी ऑफ 5 की वैल्यू कितनी हुई मेरी, 1 प्लस डी पी ऑफ वो 6, तो डी पी ऑफ 6 की वैल्यू इनिशियली कितनी है, 0, 6 पे कुछ भी नहीं है तो 1। साथ में 5 जो है वो 6 की तरह भी एक्ट कर सकता है कि नहीं, तो 6 की वैल्यू भी कितनी हो गई यहाँ पे 1। अब इसमें एक कैच है इस प्रॉब्लम में कि तुम्हें डी पी ऑफ ए आई पहले अपडेट करना है, फिर डी पी ऑफ ए आई प्लस 1 अपडेट करना है। क्यों, अगर तुम डी पी ऑफ ए आई प्लस 1 पहले अपडेट कर दोगे तो अगर तुम 5 पे हो तो तुम ए आई प्लस 1 मतलब 6, एक मैंने सोचा 5 को मैं 1 से बढ़ाया तो 6, तो 6 की वैल्यू को मैं 1 कर देता, क्योंकि 1 प्लस डी पी ऑफ 7 की वैल्यू 0। फिर तुम डी पी ऑफ 5 कैलकुलेट करते तो वो क्या हो जाता, 1 प्लस डी पी ऑफ 6, और डी पी की 6 की वैल्यू मैं 1 कैलकुलेट कर चुका हूँ, जो कि डी पी ऑफ 5 की वैल्यू कितनी हो जाती है उस वाले केस में 2। लेकिन वो नहीं चाहिए भाई हमें, है ना, क्योंकि 5 ही बढ़ के 6 की तरह एक्ट हो गया यहाँ पे, और मैं 5 के लिए डी पी कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो वो वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है। मतलब वो केवल बढ़ के और वो खुद दोनों तरीके से एक्ट नहीं कर सकता। तो डी पी ऑफ ए आई पहले तुम्हें अपडेट करना है, फिर डी पी ऑफ ए आई प्लस 1, ये कैच था बस इसमें। तो अब तुम सोचो, तुम डी पी ऑफ 5 के लिए तो कैलकुलेट किया, अब 2, अब तुम डी पी ऑफ 2 पे हो तो 2 की तरह एक्ट कर सकता है, तो डी पी ऑफ 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 प्लस डी पी ऑफ 3 डी पी, तो मतलब डी पी ऑफ 3 की वैल्यू 0 है, कुछ है नहीं तो 1, और या तो 2 3 की तरह एक्ट हो सकते हैं, तो डी पी ऑफ 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस डी पी ऑफ 4, डी पी ऑफ 4 की वैल्यू भी 0। फिर तुम 1 1 1 पे आए, डी पी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे, डी पी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हुई, 1 प्लस डी पी ऑफ 2, डी पी ऑफ 2 की वैल्यू है 1, तो टोटल 2, या तो डी पी ऑफ 2 1 2 की तरह एक्ट हो सकता है, तो 1 प्लस डी पी ऑफ 3, डी पी ऑफ 3 की वैल्यू अभी 1 है, तो यहाँ पे कितनी हो गई, 1 प्लस 1 2। फिर तुम आए इस वाले पे, फिर तुम देखते हो डी पी ऑफ 1 की वैल्यू और डी पी ऑफ 2, या तो ये सिंपल तरीके से एक्ट होगा या ए आई प्लस 1, तो डी पी ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस डी पी ऑफ 2 जो कि है 3, 1 प्लस 2, या तो डी पी ऑफ ये 1 1 से बढ़ जाएगा तो 2, तो 1 प्लस डी पी ऑफ 3, तो 1 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 2। तो बस ऐसे ही तुम कैलकुलेट करते हो और तुम्हारा फाइनल आंसर जो होगा मैक्सिमम वाली डी पी की वैल्यू तुम्हें रिटर्न करनी है। आई होप समझ आया होगा तुम्हें, ये वाली प्रॉब्लम आई होगी समझ। तो एक बार मैं कोड दिखा देता हूँ इसका, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कोड है बहुत। एक डीपी बना ली मैंने मैप, मतलब तुम अनऑर्डर्ड मैप भी ले सकते हो। इसकी अगर वैल्यू सोचो नम्स 10⁻6 तक है, 10⁻9 तक होती तो भी वर्क करता है ना, फिर तुम्हारा तो भी वर्क कर जाता। तो सबको सॉर्ट करो एरे को, एंड से चलने लग जाओ, डी पी ऑफ ए आई की वैल्यू अपडेट कर दी, डी पी ऑफ ए आई और 1 प्लस डी पी ऑफ ए आई प्लस 1, डी पी ऑफ ए आई प्लस 1 की अपडेट करी, मैक्सिमम डी पी की वैल्यू निकाल के रिटर्न सीधा, ठीक है। आई डॉट सेकेंड क्या होगा, उसकी वैल्यू ही है, राइट, तो बस उसकी वैल्यू रिटर्न करो। और ये मैप क्यों लिया, ये मैंने 10⁻6 देखा नहीं था तब तक कंस्ट्रेंट्स में, मैंने बस ये देखा था नम्स डॉट लेंथ, तो इस चक्कर में मैंने 10⁻9 तक के लिए कर दिया, ओवरकिल कर दी। वरना तुम क्या कर सकते हो, इसको तुम वो कर सकते थे कि लाइक एक O1 में भी कर सकते हो। अनऑर्डर्ड मैप की बात नहीं कर रहा मैं, अनऑर्डर्ड मैप में कोलिजन्स रहते हैं, हालांकि लीड कोड पे वो प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन ठीक है तुम समझ गए होगे। तो हैश एरे बना के भी कर सकते थे, ठीक है। ये चीज़ कर दो और सीधा बस रिटर्न करो आंसर।
सॉर्ट करके एंड से चलो डी पी ऑफ ए आई की वैल्यू निकालो, डी पी ऑफ ए आई प्लस वन की वैल्यू निकालो, और फाइनली जितनी जो भी डी पी की मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न कर दो. ओके, सो आई होप तुम्हें पसंद आया होगा ये वीडियो एडिटोरियल. ओके, थैंक्स, बाय बाय.